हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है आनुवांशिक कूट। पीछे वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके जो गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसके बारे में। तो गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला विलोपन, दूसरा होता है स्थानांतरण, तीसरा होता है प्रतिलोमन के द्वारा और चौथा होता है द्विगुणन के द्वारा। वो आपको हमने अच्छी तरीके से बताया था और उसके जो नोट्स थे वो आपने भी बना लिए होंगे। ठीक है भाई, तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आनुवांशिक कूट, या इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड आपने 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है। तो आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड के बारे में आपको पता ही है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर आपके जो टॉपिक दिया हुआ है इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए आनुवांशिक कूट होता क्या है या जेनेटिक कोड होते क्या है। तो आनुवांशिक कूट से तात्पर्य एक संश्लेषित किए जाने वाले, आनुवांशिक कूट से तात्पर्य एक संश्लेषित किए जाने वाले विशेष प्रोटीन की संरचना के लिए, विशेष प्रोटीन की संरचना के लिए एक डीएनए अणु में, एक डीएनए अणु में मतलब प्रोटीन जो संरचना होती है, प्रोटीन की जो संरचना होती है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोडोन के द्वारा होता है। तो इसमें देखिए विशेष प्रोटीन की संरचना के लिए डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है, डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है, उनमें निहित संदेश के द्वारा, उनमें निहित संदेश के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। आपने देखा कि जो प्रोटीन होता है अपना, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है भाई? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये देखिए एक एमिनो एसिड ही क्या है? श्रृंखला है। और जो प्रत्येक जो एमिनो अम्ल होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर एक प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि डीएनए की संरचना। अब देखिए यहाँ पर डीएनए की क्या होती है? अपनी एक संरचना है। डीएनए के ऊपर आपको पता है क्या स्थित होते हैं? नाइट्रोजनिक क्षारक स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? नाइट्रोजनिक क्षारक। इसकी एक श्रृंखला लेते हैं हम, मान लीजिए ले, तो इस श्रृंखला के ऊपर क्या है? नाइट्रोजनिक क्षारक स्थित है। एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजनिक क्षारक है किसके? डीएनए के। तो आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं इनके द्वारा, इनके प्रतिलोमित ऊपर इनके क्या होता है? एक एमआरएनए का निर्माण होता है। इनके ऊपर प्रतिलोमित मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है तो जो एमआरएनए बनेगा, आपको पता है एमआरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक रज्जुक होता है। तो जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए के ऊपर ये क्या बनेगा? उल्टा यहाँ पर टी बनेगा। फिर यहाँ पर ए का क्या बनेगा? टी, फिर टी का ए। ठीक है। तो इस प्रकार से उल्टा अपने पास क्या आ जाता है? एमआरएनए अपने को क्या हो जाता है? इससे उल्टे क्रम का प्राप्त हो जाता है। देखिए प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए टी टी सॉरी टी ए ए, फिर ए का अपोजिट कौन जुड़ता है? ए के साथ टी जुड़ता है। गुआनिन के साथ कौन जुड़ता है? साइटोसिन। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? गुआनिन। और थाइमिन के साथ कौन जुड़ता है? एडेनिन। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ? एमआरएनए प्राप्त हुआ। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? एमआरएनए। तो ये एमआरएनए बनता किससे है? ये आपको पता है, ये बनता है आपके जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसके ऊपर बनता है। और डीएनए के एक रज्जुक पर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो देखिए अपने को ये एमआरएनए क्या हो गया? यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब ये एमआरएनए क्या होता है? कोशिका द्रव्य में जाता है केंद्रक से, और वहां पर जाकर राइबोसोम की जो इकाइयां होती है वहां पर इनके मध्य क्या हो जाता है? जाकर फिट हो जाता है। फिर अपने काम कौन करता है? टीआरएनए आता है। टीआरएनए के ऊपर आपने टीआरएनए की संरचना देखी होगी, इस प्रकार की होती है। इसकी 4 लूप होती है। टीआरएनए क्या होती है भाई? 4 लूप होती है। इनके अंदर से एक लूप होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप कहते हैं। ये जो अपनी एंटीकोडोन लूप होती है, इस एंटीकोडोन लूप के ऊपर ये जो अपने नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, इन नाइट्रोजनिक क्षारक के अपोजिट क्या होते हैं? कोड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीकोड कहते हैं। और मान लीजिए जब ये एंटीकोड आता है या जब ये टीआरएनए आता है तो इसके साथ यहाँ पर एक विशेष क्या आता है? एमिनो एसिड आता है।
इसके साथ यहाँ पर एक विशेष क्या आता है, एमिनो एसिड। अब मान लीजिए अपना mRNA उसके साथ जुड़ चुका है प्रोटीन के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है भाई, ये प्रोटीन के मध्य है, या आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं प्रोटीन निर्माण के समय, तो अनुलेखन की क्रिया के अंदर हमने पढ़ा था इसको। तो यहाँ पर अब मान लीजिए जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए किस हिसाब से आएगा, मतलब टीआरएनए आ भी जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई कोड होता है, जैसे मान लीजिए हम कोड लेकर चलते हैं यहाँ पर TAG, यहाँ पर एक कोड लिया हमने, कौन सा, TAG, तो सॉरी यहाँ पर मान लीजिए, हाँ ये कोड लिया है TAG, कोई भी एक मान लीजिए। तो यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर देखिए, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो थाइमिन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो आरएनए के अंदर तो थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। तो अब यहाँ पर अपना क्या आ चुका है, यूरेसिल आ चुका है। तो यूरेसिल के अंदर क्या होता है कि अब UAG का यहाँ पर जो अपना जो टीआरएनए होता है वहां पर इसका क्या होगा, एंटीकोड होगा। तो U का क्या होगा अपोजिट भाई, एडेनिन, क्या होगा, एडेनिन, और A का यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल, और गुआनिन का यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन। तो अब मान लीजिए इसका अपोजिट अगर टीआरएनए के ऊपर नहीं है तो ये एमिनो एसिड यहाँ पर अटैच नहीं होगा। तो जब इसका अपोजिट होगा तभी ये इसको क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा, और ये एमिनो एसिड इसके पास क्या यहाँ पर छोड़ पाएगा, जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर, ठीक है। अन्यथा ये क्रिया नहीं होगी अगर कोई दूसरा टीआरएनए के ऊपर क्या है, एंटीकोड है, इसके अपोजिट न होकर, ठीक है भाई। तो ये थी अपनी जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया। अब ये जो एमआरएनए होता है वो बनता कैसे, ये आपको पता है, किससे बनेगा, एंटीकोड से बनेगा, या जेनेटिक कोड से बनेगा। किससे बनेगा, जेनेटिक कोड से बनेगा। जेनेटिक कोड से परिभाषा के अंदर हमने क्या देखा है कि डीएनए अणु में विद्यमान, डीएनए अणु में विद्यमान, डीएनए अणु में कौन विद्यमान होता है भाई, नाइट्रोजनिक क्षारक विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजनिक क्षारक ही, नाइट्रोजनिक क्षारकों से ही क्या बनता है, अपना आनुवांशिक कूट बनता है। नाइट्रोजनिक क्षारक से कौन बनता है, आनुवांशिक कूट बनता है। और आनुवांशिक कूट की कुछ विशेषताएं होती है, वो हम देखेंगे कि आप पहचान सके भी आनुवांशिक कूट किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो एक पहला इससे आता है एक सिस्ट्रोन, पहला इससे क्या आता है, सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, देखिए वह जीन या डीएनए का खंड जिसमें एक पूरे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कोडिकृत सूचनाएं होती है। कोडिकृत क्या होती है, सूचनाएं होती है, वह जीन या डीएनए का खंड। ये मान लीजिए डीएनए है अपना, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, सॉरी यूरेसिल नहीं आएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ये अपना एक डीएनए का खंड लिया है हमने, ये क्या अपना एक डीएनए का खंड। परिभाषा में देखिए, वह जीन, आपको पहले भी बताया था कि जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो क्रम होता है वो जीन की संरचना क्या करता है, निर्धारण करता है। नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो क्रम होता है वो क्या करता है, जीन की संरचना का निर्धारण करता है। तो जीन की संरचना निर्धारण करता है। तो जीन आपको पता है किसके ऊपर स्थित होते हैं, डीएनए के ऊपर स्थित होते हैं। तो हमने क्या लिखा है आगे, डीएनए का खंड, मतलब एक हमने क्या लिया है, डीएनए का एक भाग लिया है जिसमें एक पूरे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के संश्लेषण की क्या होती है, संरचना होती है। प्रोटीन कह दो या आप इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कह दो, मतलब जब एमिनो एसिड पेप्टाइड बंधों से बंध जाते हैं तो वो क्या होती है, अपनी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। अब ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, क्योंकि ये क्या है, पेप्टाइड बंधों से बहुत सारे एमिनो एसिड यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये क्या लिया आपने, डीएनए का खंड। इसके ऊपर देखिए कोटिकृत सूचना, ये जो खंड होता है इसके ऊपर ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो कोड के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब जैसे आपको बताया था 11th क्लास में कितने कितने कोड में होते हैं, 3-3 के कोड में, 3-3 के यहाँ पर क्या होते हैं, कोड में वो लिख लेते हैं। जैसे अब ये 3 कोड हो गए, अब ये वाला जो कोड होगा वो एक विशेष एमिनो एसिड को क्या करेगा, विशेष एमिनो एसिड के लिए एक संदेश भेजेगा एमआरएनए के साथ। ये जो त्रिकोड होता है वो एक विशेष एमिनो अम्ल के लिए क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा। और ये वाला जो त्रिकोड होता है वो क्या करता है, विशेष एक किसी दूसरे एमिनो एसिड के लिए क्या भेजेगा, यहाँ पर संदेश भेजेगा। बाद में ये एमिनो एसिड आपस में क्या हो जाएंगे, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। परंतु पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण होने से आपको पहले पता है क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। इसके अपोजिट इसी के ऊपर एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं।
तो एमआरएनए का निर्माण होगा तो एमआरएनए के ऊपर किस प्रकार से सूचना होगी, इसके अपोजिट सूचना होगी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 का पेयर है तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, देखिए थायमिन के स्थान पर कौन आ जाएगा, यूरेसिल। कौन आ गया, यूरेसिल। एडेनिन के स्थान पर कौन आ गया, थायमिन। थायमिन के स्थान पर फिर यूरेसिल। फिर देखिए गुआनिन के स्थान पर साइटोसिन। साइटोसिन के स्थान पर गुआसिन। थायमिन के स्थान पर क्या आ गया यहाँ पर, यूरेसिल। थायमिन के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, यूरेसिल आएगा। थायमिन के स्थान पर कौन आएगा, यूरेसिल। साइटोसिन के स्थान पर गुआनिन। साइटोसिन के स्थान पर फिर आ जाएगा मान लीजिए गुआनिन। फिर गुआनिन के स्थान पर मान लीजिए साइटोसिन। तो ये अपना एक जो डीएनए था, डीएनए का जो नाइट्रोजनिक क्षारकों के ऊपर जो क्रम थे वो कोड के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सूचना दे दी किसको, एमआरएनए को। किसको सूचना दे दी, एमआरएनए को। मतलब अपनी एक सूचना यहाँ पर क्या कर दी, इन्होंने निहित कर दी। अब ये जो सूचना यहाँ पर आई है वो भी किसके रूप में आएगी, त्रिकोण के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी, त्रिकोण के रूप में। अब ये वाला भाग एक विशेष एमिनो एसिड बनाएगा। किसके अनुसार सूचना किसने दिया है, डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनिक क्षारक थे उसने यहाँ पर अपनी एक सूचना बना दी और ये सूचना जाकर एक विशेष एमिनो अम्ल को क्या कर देती है, वहां पर जोड़ देती है। टीआरएनए आएगा और इसको पढ़ेगा, अगर इसके अपोजिट टीआरएनए के ऊपर क्या होंगे, नाइट्रोजनिक क्षारक होंगे, तो वो एमिनो एसिड वहां पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अपना एक एमिनो एसिड बनाएगा ये भी, ये अपना एक विशेष एमिनो एसिड के लिए क्या देगा, संदेश देगा। ठीक है भाई। अब इसके पास कौन आता है, यहाँ पर टीआरएनए आता है। टीआरएनए आता है और टीआरएनए के ऊपर आपको पता है एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एंटीकोडोन। और वो एंटीकोडोन इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो उसके ऊपर एक विशेष एमिनो एसिड होता है इस सूचना के अनुसार, और वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। तो इस प्रकार से जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो क्या करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में या एक प्रोटीन की संरचना के निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसी प्रकार से सिस्ट्रोन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जैसे म्यूटोन, रेकोन और सिस्ट्रोन। ठीक है भाई। सबसे पहले कौन आएगा, अपना म्यूटोन आएगा, फिर रेकोन, फिर सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन ये क्या है, जैसे जीन को जब परिभाषित किया गया, आप बोलते हैं अभी डीएनए के ऊपर जीन स्थित होते हैं, तो वो जीन होते क्या है, तो वो जीन नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो क्रम होता है एक विशेष, उसी में क्या होते हैं, एक संदेश निहित होते हैं, जिसे हम क्या जो जीन का वह भाग होता है कौन है, सिस्ट्रोन। जो जीन की क्या होती है, एक बहुत बड़ी इकाई होती है। ठीक है भाई। वो क्या करती है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या है, जीन का भाग है और इसका कार्य क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें एमिनो अम्लों का क्रम निर्धारण करना है। भाई पहले स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल आएगा, इस स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल आएगा, इस स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल आएगा, तो उसको भी ये क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा भी एमिनो अम्ल कहीं पर भी जुड़ रहा है। एमिनो अम्ल भी क्या करते हैं, क्रम वाइज जुड़ते हैं। मतलब पहले मिथ्योनिन चाहिए तो पहले मिथ्योनिन आएगा, बाद में मान लीजिए ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, तो वो अपने हिसाब से क्रम में जुड़ते जाते हैं। ठीक है। और प्रोटीन आपको पता ही है आगे चलकर एंजाइम्स का निर्माण करती है और अनेक प्रकार की क्या करती है, संरचनात्मक या कोशिका की संरचना में क्या लेती है, भाग लेती है। तो इस प्रकार से जो जीन है वो क्या करता है, कार्य करता है। अब देखते हैं अपने आनुवांशिक कूट के अभिलक्षण। आनुवांशिक कूट के अभिलक्षण में पहला आता है कि जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकोण में होते हैं। ये क्या होते हैं, त्रिकोण में उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा है CUU, CUC, CUA। ठीक है भाई। जैसे ये क्रम है, अपने एमिनो एसिड आपको पता है कोशिका के अंदर कितने हैं, 20 प्रकार के। आप कितने पढ़ते हैं, 20 प्रकार के। इसके अंदर 2 प्रकार की और खोजे गए तो टोटल कितने हैं, 22 प्रकार के हैं। ठीक है। 2 प्रकार की और माने गए हैं, तो अपने 20 प्रकार के आप क्या पढ़ते हैं, एमिनो अम्ल पढ़ते हैं। 20 के अंदर से देखिए, 20 के अंदर से इन 20 एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए, 20 एमिनो अम्ल को कोड करने के लिए कितने कोडोन की क्या चाहिए, आवश्यकता चाहिए। कितने कोडोन की क्या चाहिए, आवश्यकता चाहिए। उसके अनुसार ही वैज्ञानिकों ने क्या निर्धारित किया कि जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो किसके रूप में उपस्थित होते हैं, त्रिकोण के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है अपना ATGCCGT। अब ये है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा ही है। अब इसको अपने को क्या करना है, खंडों में बांटना है। भाई इस एक विशेष खंड से एक विशेष एमिनो अम्ल के लिए सूचना जा रही है। अगर मान लीजिए पहले अगर हम 4-4 के लिए इसको व्यवस्थित करें, तो 4 के लिए अगर व्यवस्थित करते हो, आपको नाइट्रोजनिक क्षारक पता है कितने होते हैं। एक तो होता है एडेनिन अपना, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और एक होता है अपना थायमिन।
ठीक है भाई, ये क्या होते हैं अपने नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, परंतु थाइमिन नहीं आएगा यहाँ पर। थाइमिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एमआरएनए के अंदर जब सूचना जाएगी तो कौन आएगा वहां पर? यूरेसिल आएगा थाइमिन के स्थान पर। तो 4 अपने नाइट्रोजनिक क्षारक लेते हैं। इन 4 नाइट्रोजनिक क्षारकों के अनुसार क्या माना गया कि 20 जो एमिनो एसिड होते हैं, उन 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडोन की आवश्यकता पड़ती है? 64 कोडोन की आवश्यकता पड़ती है। आपको 11th क्लास में एक सारणी बना के बताई गई थी कि 64 कोडोन बनाए थे हमने एक सारणी के अंदर, अगर आपको याद आता है तो उन 64 कोडोन के अंदर विभिन्न कोडोन एक विशेष एमिनो अम्ल को क्या करते हैं? कोड करते हैं। ठीक है भाई, तो आनुवांशिक कूट हमेशा क्या होते हैं? त्रिकोड होते हैं, मतलब AUG, UGC, UAA। ठीक है भाई, न कि द्विकोड होते हैं, न ही चतुर के अंदर, मतलब चतुष्क के अंदर व्यवस्थित होते हैं। कितने होते हैं भाई? त्रिकोड के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है कि आनुवांशिक फूड कोड या जेनेटिक कोड क्या होते हैं? सुस्पष्ट होते हैं। सुस्पष्ट का अर्थ ये है कि एक जो आनुवांशिक कोड होगा वो एक एमिनो एसिड को क्या करेगा? कोडित करेगा। जैसे CUU, CUC, CUA, ये क्या है? 3 कोडोन है। ये हमने क्या लिए? 3 कोडोन लिए हैं। ये 3 कोडोन मिलकर, मतलब देखिए CUU ये एक कोडोन है, ये ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। तो ये क्या करेगा? सिर्फ ल्यूसिन को ही कोड करेगा। जैसे मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है भाई, और वेलिन, ठीक है भाई, ग्लूटामिक एसिड, इन सबको ये क्या नहीं करेगा? कोड नहीं करेगा। ये सिर्फ किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को कोड करेगा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? एमिनो एसिड की विशेषता होती है। जैसे CUC है, CUC भी किसको कोड करता है? ल्यूसिन को करता है। तो ये ल्यूसिन को ही करेगा, अन्य किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। मतलब अन्य किसी एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ये जुड़ने नहीं देगा, सिर्फ ल्यूसिन को ही जोड़ेगा। तो आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? सुस्पष्ट होते हैं। ठीक है भाई, कोमा रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कोमा रहित। कोमा रहित का मतलब जब आप आनुवांशिक कूट को पढ़ते हैं, किसी भी आनुवांशिक कूट को जब आप पढ़ते हैं, किसी भी आनुवांशिक कूट को जब पढ़ेंगे तो उनके मध्य हम, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, तो इसके मध्य हम कोमा विराम चिन्ह लगा के नहीं पढ़ेंगे इसको। मतलब एक बार रुक गए AGU, फिर बाद में पढ़ेंगे AGC, ऐसे नहीं पढ़ा जाता इनको। आनुवांशिक कोड को डायरेक्ट पढ़ा जाता है AGU, AGC, AGC। ठीक है, तो इनके मध्य कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है कभी भी। तो ये डायरेक्ट क्या होते हैं? पढ़े जाते हैं। तो इसलिए आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? कोमा रहित होते हैं। नेक्स्ट आता है हासित होते हैं। हासित का अर्थ क्या होता है? इसके अंदर हमने आपको एग्जांपल देकर बताया हुआ है कि हासित का अर्थ कि एक एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडोन से क्या हो सकता है? कोड हो सकता है। जैसे ल्यूसिन को देखिए, कोड करने वाले कितने हैं? 3 अपने यहाँ पर क्या है? कोडोन है। ल्यूसिन को कोड करने वाले कितने कोडोन है भाई? 3 कोडोन है। तो 3 कोडोन क्या करेंगे मिलकर? एक सिर्फ ल्यूसिन को ही क्या करते हैं? कोड करते हैं। यहाँ पर एक और है CUG, यहाँ पर एक और बच गया आपका CUG। तो ये जो 4 जो कोडोन होते हैं, ये चारों कोडोन सिर्फ किसको कोड करते हैं? ल्यूसिन को करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ऐसा, अब इन दोनों के मध्य कंफ्यूज मत होइएगा अभी, सुस्पष्ट वाले में और हासित वाले में ये दोनों एक ही है। एक ही नहीं, कहीं सोच रहे भी एक ही है, अलग अलग है दोनों। सुस्पष्ट का अर्थ क्या होता है कि एक कोडोन, मतलब एक ये जो कोड है वो सिर्फ ल्यूसिन को कोड कर रहा है। ठीक है, और हासित का अर्थ क्या होता है कि हासित के अंदर कि जो एक अपना जो एमिनो एसिड होता है, एक जो अपना एमिनो एसिड होता है वो एक से अधिक कोडोनों के द्वारा कोड हो सकता है। परंतु अब जैसे मान लीजिए CUU किसको कर रहा है? ल्यूसिन को, तो ये ल्यूसिन को ही कोड करेगा। CUC ल्यूसिन को ही कोड करेगा। CUA ये किसको कोडोन करेगा? कोडित करेगा ल्यूसिन को। और CUG किसको करेगा? ल्यूसिन को ही क्या करेगा? कोडित करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई CU और किसी को कोड कर रहा है। तो जो आनुवांशिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं? अपने हासित होते हैं। नेक्स्ट, mRNA पर पढ़ा जा सकता है। मतलब जो आनुवांशिक कूट होते हैं उनको आप mRNA के ऊपर आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। AUG प्रारंभिक कोडोन होता है। अब आपने देखा होगा कि ये अपना क्या है? कोशिका है। कोशिका का केंद्रक मान लीजिए। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? DNA होता है। DNA से जब mRNA बनता है तो mRNA निकल कर कहां पर आता है? कोशिका द्रव्य में आता है। कहां पर आता है? कोशिका द्रव्य में। फिर बाद में यहाँ पर ये राइबोसोम के साथ जुड़ता है।
तो जब एमिनो एसिड जुड़ता है तो वो होता है अपना AUG। AUG क्या होता है? प्रारंभिक कोडोन होता है प्रोटीन निर्माण के समय। यहाँ पर mRNA के ऊपर जब प्रोटीन निर्माण की या अनुवादन की क्रिया जब प्रारंभ होगी तो वहां पर सबसे पहले कहां से प्रारंभ होगी? वो AUG से प्रारंभ होगी। और जो अपना AUG होता है एक विशेष एमिनो एसिड को कोड करता है, वो होता है अपना मिथियोनिन। मिथियोनिन को क्या करता है? ये कोड करता है। मिथियोनिन सबसे पहले जुड़ने वाला क्या होगा? अपना एमिनो एसिड होगा। ठीक है भाई। तो AUG को हम क्या कहते हैं? प्रारंभ कोडोन। अब देखिए 3 कोडोन होते हैं जिन्हें हम समापक कोडोन कहते हैं। पहला है अपना UAA, दूसरा है UGA, तीसरा है UAG। ये तीनों क्या है? समारंभन कोडोन है या रोधक कोडोन भी कहते हैं। जब मान लीजिए प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती जा रही है, मतलब एमिनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पर भी कोई त्रिकोड होगा, यहाँ पर कोई त्रिकोड होगा, इस प्रकार से एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे। पर तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एमिनो एसिड की श्रृंखला बननी बंद हो जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आ गया UAA, यहाँ पर कौन आ गया? UAA। UAA किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। UAA क्या होता है? समारंभन कोडोन होता है। इसके बाद आगे किसका निर्माण नहीं होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण नहीं होगा। UAA न होकर UGA भी हो सकता है और UAG, ये क्या होते हैं? लास्ट के समारंभक कोडोन होते हैं। यहाँ पर जब ये कोडोन आ जाते हैं तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया क्या, या पॉलीपेप्टाइड के अंदर, या जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है उसके अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं वो जुड़ना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट अपना कि जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वत्रिक होते हैं। आनुवांशिक कूट क्या होते हैं भाई? सार्वत्रिक होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए CUU मानव के अंदर मान लीजिए ल्यूसिन को कोड कर रहा है, तो किसी अन्य जीव के अंदर भी ये किसको कोड करेगा? ल्यूसिन को ही कोड करेगा। ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए AUG यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक कोडोन है। किसको कोडित कर रहा है अभी? मिथियोनिन को। तो ये किसी अन्य सजीव की कोशिका में, चाहे वो कोई भी हो, उस कोशिका के अंदर भी ये किसको कोडित करेगा? मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है भाई। तो आज के लिए अपना ये आनुवांशिक कूट यहाँ पर इतना, ये जो टॉपिक है वो सफिशिएंट होगा। इसका आप साथ में नोट्स तैयार कर लीजिए और जो सारणी आपको 11th क्लास में बताई हुई है सेम वही सारणी है, वो सारणी भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। बाकी आप इसको डिटेल के अंदर तो पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। आपका ये जो टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हम देखेंगे मानव जीनोम परियोजना, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक बढ़िया टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग अब जो टॉपिक आएंगे वो थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको उनके बारे में जानना भी चाहिए अच्छे से, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उनके अंदर क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर भी आपको जैसे मान लीजिए आनुवांशिक कूट है, इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, कई बार सिस्ट्रोन के बारे में पूछ लेते हैं, आनुवांशिक गुणों के अभिलक्षण के बारे में पूछ लेते हैं, समारंभक कोडोन कौन सा होता है, रोधक कोडोन कौन सा होता है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।